23 मई को किस पार्टी के दफ्तर में पटाखे फूटेंगे? देश इस बार किसको चुनेगा? ये बहुत हद तक इस बात से तय होगा कि यूपी इस बार किसे चुनेगा, क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, यानी बहुमत के आंकड़े का करीब 30%। पिछली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में यूपी का सबसे बड़ा रोल था। क्या यूपी एक बार फिर नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बनाए रखेगा या किसी और को मौका देगा? यही समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम यूपी के अलग अलग हिस्सों में जा रही है। इस कड़ी में हम गोरखपुर पहुंचे, जिसे पूर्वांचल की राजधानी भी कहा जाता है। गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। गोरक्षपीठ के राजनीति में आने की शुरुआत तो महंत दिग्विजयनाथ के समय में हुई थी, लेकिन इसे परवान चढ़ाया उनके शिष्य महंत अवैधनाथ ने। महंत अवैधनाथ साल 1989 से लेकर के 1998 तक गोरखपुर के सांसद रहे। इस दौरान राम मंदिर आंदोलन में गोरक्षपीठ बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा, लेकिन असली परिवर्तन तब आया जब महंत अवैधनाथ के शिष्य योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में प्रवेश किया। साल 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद चुने गए और अपनी सेना हिंदू युवा वाहिनी के जरिए लोगों के दिलों में काफ़ी जल्दी वो लोकप्रिय हो गए। योगी आदित्यनाथ ने ऐसी छवि बनाई कि लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और पूर्वांचल का ये प्रसिद्ध पीठ गोरक्षपीठ अब न केवल आस्था का केंद्र था, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति का भी एक बड़ा केंद्र बन गया। अपने राजनीतिक और सामाजिक पकड़ को मजबूत करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रियता के उस शिखर को छुआ जहां पे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का ही नाम आता है। मार्च 2017 में योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जब उनकी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो बीजेपी हार गई। योगी आदित्यनाथ के गढ़ में बीजेपी की पराजय क्यों हुई और क्या बीजेपी दोबारा इस सीट पर कब्जा जमा सकेगी? उत्तर प्रदेश के नक्शे पर देखने पर गोरखपुर पूर्वी यूपी में नेपाल की सीमा के पास बसा जिला है। गोरखपुर बस्ती रीजन में 9 लोकसभा सीटें हैं। इसके लिए हर पार्टी को बड़ा गुणागणित करना पड़ता है। गोरखपुर के अलावा बांसगांव, देवरिया, सलेमपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज सीट इस इलाके में आती है। 2014 में ये तमाम सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जीते थे। बांसगांव से बीजेपी के कमलेश पासवान सांसद बने थे। देवरिया से कलराज मिश्र की विजय हुई थी। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी। कुशीनगर से बीजेपी के राजेश पांडे जीते थे। महाराजगंज से पंकज चौधरी सांसद बने थे। बस्ती से हरिश्चंद्र द्विवेदी जीते थे। संत कबीर नगर से शरद त्रिपाठी की जीत हुई थी और डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल बीजेपी के सांसद बने थे। लेकिन 2014 की परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी लहर पर सवार था, तो गोरखपुर मंडल में उसके पास 2 दिग्गज प्रत्याशी भी थे। गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से प्रत्याशी थे, तो बीजेपी के दिग्गज नेता कलराज मिश्र देवरिया से चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में इन दोनों नेताओं की उपस्थिति ने गोरखपुर मंडल की 6 लोकसभा सीटों पर तो सीधा प्रभाव डाला था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी, और वो भी योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में। 2017 में योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने, तो इस सीट पर लोकसभा उपचुनाव हुआ और उसमें बीजेपी हार गई। गोरखपुर में बीजेपी की हार की बड़ी वजह मानी गई समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मायावती की बीएसपी का समर्थन मिल जाना। गोरखपुर में 19.5 लाख वोटर हैं। इनमें से 18% निषाद वोटर हैं, यानी संख्या बल के लिहाज से निषाद सबसे बड़ी जात है। गोरखपुर में करीब 3.5 लाख मुस्लिम आबादी है। दलितों और यादवों की आबादी 2-2 लाख बताई जाती है। करीब 1.5 लाख पासवान मतदाता हैं। चुनाव में बीजेपी ने उपेंद्र शुक्ला को उम्मीदवार बनाया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने प्रवीण कुमार निषाद को उम्मीदवार बनाया, जिसमें समाजवादी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ी। हालांकि जीत का अंतर सिर्फ 21,000 वोट का ही था। साल 2015 के बाद से गोरखपुर और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के निषाद एकजुट होना शुरू हुए और केंद्र तथा प्रदेश सरकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। निषादों का आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि 2018 के उपचुनाव में निषादों ने बीजेपी की परंपरागत और अपराजेय मानी जाने वाली गोरखपुर लोकसभा सीट को उससे छीन लिया। इस लोकसभा चुनाव में अब हर सियासी पार्टी का मेन एजेंडा निषादों के वोट बैंक को हासिल करना है और इसके लिए
तमाम तरह के सियासी समीकरण हर रोज बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं। जेपी उपचुनाव की गलती से सबक लेकर इस बार पहले ही जातिगत समीकरण सुधारने की कवायद शुरू कर चुकी है। गोरखपुर इलाके में जमुना निषाद इस समुदाय के सबसे बड़े नेता रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ थे। बीजेपी ने उनकी पत्नी राजमती निषाद और बेटे अमरेंद्र निषाद को पार्टी में शामिल कर लिया है, जिससे बीजेपी निषाद समुदाय का समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटी है। तो वर्तमान में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद अगर बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी और किसी ऐसे प्रत्याशी को उतार देगी जो प्रभावित करे, बीजेपी की तरफ से इन वोटों को प्रभावित करे, तो निश्चित तौर से खेल बिगड़ सकता है और फिर वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचा पाने में सफल हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ गोरखपुर में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी एकजुट है। ऐसे में क्या ये समीकरण बीजेपी पर भारी पड़ेगा? हमने गोरखपुर के लोगों से राय ली, वो किस मुद्दे पर वोट देंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि एक तो ये जो जातवाद हो रहा है ये एकदम बिल्कुल बंद हो। विकास ही हो रहा है और कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो अब लोगों को ना दिखे तो अचंभा है, अलग है, लेकिन विकास की पैमाना यहाँ पर अब नई गाथा लिख रही है। सबसे ज़्यादा भरोसा तो अपने यूपी के सीएम पे हम भरोसा करते हैं। उनके आने से जो है अच्छे खासे काम हो जा रहे हैं। पहले था कि जो है बहुत सारी गंदगियाँ वगैरह थी, अब जो विकास के नाम पे हो रहा है कि सब साफ सफाई हो रही है, अच्छे से हो रही है। 2018 के उपचुनाव में गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत बड़ा मुद्दा था, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ। साल 1978 में गोरखपुर में पहला दिमागी बुखार का पेशेंट पाया गया। जैसे जैसे साल बीतने लगे, मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और हर साल सैकड़ों मासूम इस बीमारी की वजह से दम तोड़ने लगे। जो बच्चे इस बीमारी से बच भी जाते, वो उम्र भर शारीरिक और मानसिक अपंगता के शिकार हो जाते। 90 के दशक तक आते आते यह बीमारी राजनेताओं के लिए एक चुनावी एजेंडा बन गई। इस बीमारी के खत्म करने को लेकर के यहाँ पर वादे किए जाने लगे और इन वादों के आधार पर वोट भी मांगा जाने लगा। लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार के परस्पर संबंध न होने की वजह से इस बीमारी के उन्मूलन के लिए कोई भी ठोस प्रयास नहीं हो पाए। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी और 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इस बीमारी के खात्मे को लेकर के पहली बार ठोस प्रयास हुए और पहली बार ऐसा हुआ कि मौतों का आंकड़ा 500 से सिमट कर 50 तक आ गया। गोरखपुर के पास ही पड़ने वाली देवरिया सीट में 2014 में बीजेपी के दिग्गज नेता कलराज मिश्र जीते थे और उन्होंने बीएसपी से ये सीट छीनी थी। लेकिन इस बार कलराज मिश्र चुनाव मैदान में नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ एसपी और बीएसपी एक साथ है। ऐसे में बीजेपी के लिए देवरिया जीतना बड़ी चुनौती होगी। गोरखपुर बस्ती मंडल की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी 2014 से पहले भी जीतती रही है, लेकिन ऐसा तब हुआ था जब बीएसपी और समाजवादी अलग अलग लड़ते थे। कई सीटों पर 2014 में बीएसपी और एसपी के वोट मिलाने पर बीजेपी से ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी के लिए इन इलाकों में मुश्किल कम नहीं है। पार्टियों के लिए जातिगत समीकरण भले ही अहम हो, लेकिन लोगों के पास अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए मुद्दे और भी हैं। स्थानीय नेताओं से कहीं ज्यादा इस चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। किसानों से लेकर रोजगार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा किसे मिलेगा? हमने युवाओं की राय ली। क्या रहेगा इस बार मुद्दा? आप लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं, किस तरह से पिछली सरकारों ने या फिर मोदी सरकार ने छात्रों के लिए, साथ ही यूनिवर्सिटी के लिए काम किया है और इस बार किन मुद्दों पे आप वोट देने जा रहे हैं? जो शिक्षा ऋण है उस पर जो ब्याज लगता है उसको कम किया जाए। पहला जो 53 रोस्टर को लेकर जो सरकार की नीतियां उस पर स्पष्ट नहीं थी, सरकार उस पर कहीं ना कहीं हम लोगों को धोखा दे रही थी, शेड्यूल कास्ट वालों को। और तीसरा कि जो हम लोगों पे मुकदमे होते हैं, हम अगर स्ट्राइक करते हैं, हम अगर धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, विश्वविद्यालय प्रशासन और साथ में सरकार बहुत दमन करती है हम लोगों का। राहुल गांधी ने कहा है कि हर गरीब, अति गरीब को 6,000 रुपया महीना वो अगर उनकी सरकार आएगी तो देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है और अगर ऐसा होता है तो आप क्या उनको वोट देने जा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का 15 लाख वाला जुमला था, ठीक उसी प्रकार से राहुल गांधी का 6,000 रुपये वाला जुमला है। हमें इस तरह का कोई सार्थक लगता ही नहीं है कि इस तरह से कुछ व्यवस्था बन पाएगी। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि देश की भोली भाली जनता को इस तरह से बेवकूफ़ न बनाए, गुमराह न करें, बल्कि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुहैया कराएं, न कि 6,000 रुपया दे देंगे। पहली बात तो ये कोई शर्त पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पहली बात अब नौकरी अगर आप दे देते हैं तो 6,000, 8,000, 10,000, 12, 15 लाख, 20 लाख देने की जरूरत है या नहीं है। तो सबसे नौकरी आप दीजिए, किसानों को जो है उनका लोन दीजिए, जो गरीब हैं उनको भी लोन दीजिए,
उनको विकास के लिए ये सब काम करना चाहिए, न कि जो है 8,000, 6,000, 12,000 करना चाहिए। भारतीय सैनिकों की मुद्दा की बात है, इसको तो बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की भोली भाई जनता इतनी भी भोली नहीं है कि इसको भुना लें सरकार। हम गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं क्योंकि सरकार पूरी तरह से, जो वर्तमान सरकार है, पूरी तरह से फेल है। ना तो रोजगार मिला है युवाओं को, ना तो अच्छी शिक्षा प्रणाली हुई है, ना तो विकास हुआ। रही बात ये गोरखपुर में जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री आते हैं, यहाँ पे आप स्थिति देख लीजिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय में आए दिन जिस तरीके से छात्र छात्राओं के ऊपर लाठियां चलाई जाती है, उनको अपराधी बनाने का काम किया जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने वादा किया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, अब तक वो काम नहीं हुआ। गोरखपुर बस्ती मंडल में ज्यादातर वोट ग्रामीण इलाके के हैं, जिनकी निर्भरता खेती पर है। ग्रामीण इलाकों में इस बार किस पार्टी का रुझान है, सुनिए। हम लोग तो मोदी गवर्नमेंट को ही लाइक करते हैं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट में एक निष्पक्ष सारा काम बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है और सारा विकास की जितनी गंगा बहनी थी बह गई। अब इससे अधिक और इतना बड़ा क्या नाम है वो निर्णय लेने वाला व्यक्ति भारत में तो दूसरा कोई नहीं है। मोदी और सिर्फ मोदी। और मोदी के शासनकाल में जितना निर्णय अच्छा हुआ किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, भाई किसी भी क्षेत्र में आप जाइए। हम लोग के क्षेत्र की तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो राप्ती नदी का कटान था। आज इतना चौड़ा 62 करोड़ रुपया इस पुल पे क्या नाम है बंधे पे रिलीज हुआ है। तरकुनानी पे रेगुलेटर बन रहा है, चन्ना पुल बन रहा है। और आपसे बता दें कि इस क्षेत्र का इतना बड़ा सौभाग्य है कि योगी और मोदी ने इस क्षेत्र को एकदम राजा बना दिया। ये बताइए, राहुल गांधी भी 6,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं हर गरीब को। आखिर दिक्कत क्या है? राहुल गांधी के इस पैसे में कहीं कोई दिक्कत आपको लग रही है क्या, या उनकी योजनाओं में दिक्कत है? सर ये तो नामुमकिन है, कहाँ से देंगे ऐसे? क्यों? और हमको तो नहीं लग रहा है, जब अब तक नहीं ये कुछ किए इतने सालों में, तो अब कहाँ से ये कहने, खाली ये तो बस वोटों के लिए कह रहे हैं। 10 साल मनमोहन जी की सरकार थी केंद्र में, न तो किसी गरीब को शौचालय दिए, न किसी गरीब को गैस दिए, न किसी गरीब को आवास दिए, न किसी गरीब को पैसा मिला शौचालय का। लेकिन इस मोदी जी के सरकार होने पर हम लोगों को 4.5 साल में बहुत सारे विकास हुआ है और बहुत सारे हम लोग खुश हैं। इस बार बीजेपी निकलेगी। क्यों? इसलिए कि उन्होंने जितना काम किया है वो संजोग की बात है कि उनको मिल गया, वोट मिल गया। यहाँ किसी को मिलना नहीं है, यहाँ बीजेपी की यही लोग जीतेंगे। और इतना काम किए हैं, देखिए यहाँ राप्ती पर पुल बन रहा है, यहाँ रेगुलेटर बन रहा है, यहाँ सड़कें जो जाकर देखिए गांव में इतनी बढ़िया सड़कें हैं, कहीं आप जाएंगे तो आप ये नहीं सोचेंगे हम कछारी इलाका में जा रहे हैं। बिजली इतनी बढ़िया मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ है राष्ट्रीय सुरक्षा। हमारे देश की सुरक्षा ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है कि सारे लोग ये महसूस करते हैं कि हमारा देश सुरक्षित है। प्रियंका गांधी को आपके इलाके का प्रभारी बनाया गया है, गोरखपुर और आसपास के जिलों की प्रभारी बनी है। लोग उनमें इंदिरा गांधी की छवि देख रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि हम फिर से जो है जोरदार वापसी कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये स्थिति गोरखपुर में बनने वाली है कुछ ऐसी? ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ये भाजपा सरकार ने हम किसानों के लिए बहुत सी काम और योजनाएं दे रही हैं, और इस क्षेत्र के जो है बहुत बड़ा विकास हुआ। जो हम लोग बाढ़ से प्रभावित थे, निरंतर जो इसका व्यवस्था हो गई, और हमेशा के लिए हम लोग धान गेहूँ अकड़म भाई जो खेती करते हैं, इसके लिए हम लोग संतुष्ट रहेंगे, अच्छी ढंग से खेती करेंगे। गठबंधन की अगर बात करें तो गठबंधन के प्रत्याशी को आपने 2018 में जिता दिया था। इस बार भी तैयारी है गठबंधन की, फिर से हम जोरदार वापसी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस बार जो है स्थिति गड़बड़? लोग अभी समझ गए हैं ना कि ये गठबंधन क्यों हुआ है। गठबंधन है, गठबंधन का है। हाँ, सबको मालूम है गठबंधन क्यों हुआ है। कौन से लोग मिलके कर रहे हैं। 18 को उपचुनाव में नहीं समझे थे लोग, नहीं समझे थे। बस्ती मंडल की 3 सीटों पर 12 मई को और गोरखपुर मंडल की 6 सीटों पर 19 मई को वोटिंग होगी। और 23 मई को पता चलेगा कि गोरखपुर समेत पूर्वांचल के वोटर का आशीर्वाद किसे मिला है। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन।